तो लाइसोसोम्स पढ़ेंगे। लाइसोसोम्स का हमारा टॉपिक चल रहा था। लाइसोसोम्स हमने बताया था कि लाइसोसोम्स में है डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, 40 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो कि 4.5 से 5 pH के बीच वर्क करते हैं और एसिड हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। ठीक, तो इसका एक डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए लाइसोसोम के डिफरेंट टाइप्स और इनका एक डायग्राम। ठीक, इस तरीके से एक डायग्राम हम लोग देखेंगे।
देखिए लाइसोसोम्स जो है वो 4 प्रकार के हैं, 4 टाइप्स के लाइसोसोम होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्राइमरी लाइसोसोम। फर्स्ट इज अवर प्राइमरी लाइसोसोम्स। तो देखिए प्राइमरी लाइसोसोम्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये रहा हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ये पोर्शन RER है क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स हैं। ये जो आपको बीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं राइबोसोम्स, इनको हम कहते हैं राइबोसोम्स। तो जो RER है यानी जहां पे राइबोसोम्स हैं वो RER है, जहां विदाउट राइबोसोम्स है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। तो प्राइमरी लाइसोसोम के बारे में कहा जाता है कि दे आर न्यूली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम गोल्जी अपार्टस, ठीक, फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स बाय GERL सिस्टम, ठीक। तो ये जो है आपके इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं इसमें, दे कंटेन इनएक्टिव एंजाइम्स, इनके अंदर इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। जो प्राइमरी लाइसोसोम है इसमें आपका इनएक्टिव एंजाइम्स होता है, ठीक। अब बात आती है सेकेंडरी लाइसोसोम की। सेकंड हमारा आता है सेकेंडरी लाइसोसोम्स, ठीक। सेकेंडरी लाइसोसोम्स को हम हीट्रोलाइसोसोम्स भी कहते हैं, ठीक, या हीट्रोफैगोसोम्स लिख सकते हैं आप यहाँ पे, हीट्रोफैगोसोम्स भी कहते हैं, ठीक, और फैगोलाइसोसोम्स भी कहते हैं, हीट्रोफैगोसोम्स भी कहते हैं और फैगोलाइसोसोम्स भी कहते हैं। सेकेंडरी जो हमारा यानी ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ये आपका सेकेंडरी लाइसोसोम है, यानी ये पार्ट जो है सेकेंडरी लाइसोसोम है। और इसके बाद आपका जो ये पार्ट है आपका, ये पार्ट आपका प्राइमरी लाइसोसोम है। तो दिस इज योर प्राइमरी लाइसोसोम। तो ये आपका प्राइमरी लाइसोसोम है, ठीक। और ये ठहरा आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये सिस्टर्ने ट्यूब्यूल्स और वेसिकल का जो स्ट्रक्चर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स है और उसके ऊपर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इधर आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये रहा आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से निकल के एक आता है प्राइमरी लाइसोसोम जिसमें आपके इनएक्टिव एंजाइम्स हैं। ये जितने भी आप एंजाइम्स देख रहे हैं ये क्या है आपके इनएक्टिव एंजाइम्स हैं। अब इनएक्टिव एंजाइम्स जो है ये आपका बना देते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक। तो सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे बनता है, देखिए सेकेंडरी लाइसोसोम की अगर हम बात करें, सेकेंडरी लाइसोसोम, तो सेकेंडरी लाइसोसोम आपका प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फूड वैक्यूल, ठीक। तो आपका जो फूड वैक्यूल है जिसको हम फैगोसोम के नाम से जानते हैं, फूड वैक्यूल जिसको हम फैगोसोम के नाम से जानते हैं, इन दोनों के मिलने से आपका बनता है सेकेंडरी। देखिए ये रहा आपका फूड वैक्यूल यानी फैगोसोम, फूड वैक्यूल फैगोसोम और आपका प्राइमरी लाइसोसोम मिलके बना रहे हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। तो ये हमारा बन गया सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक। अब सेकेंडरी लाइसोसोम के बाद जो तीसरा आता है उसको हम कहते हैं टर्शरी लाइसोसोम। दिस इज नोन एज टर्शरी लाइसोसोम, ठीक। टर्शरी लाइसोसोम में हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये जो बॉडी आप देख रहे हैं, दिस बॉडी, ये जो टर्शरी लाइसोसोम है यहाँ पे रेसिडुअल बॉडीज होती हैं, रेसिडुअल वेस्ट बचता है, उसको कहते हैं टर्शरी लाइसोसोम। तो टर्शरी लाइसोसोम को हम रेसिडुअल बॉडीज भी कहते हैं, रेसिडुअल बॉडीज भी कहते हैं, और इसके अलावा हम इसको टेलोलाइसोसोम के नाम से भी जानते हैं, टेलोलाइसोसोम्स।
इसको हम टेलोलाइसोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक, जब डाइजेशन के बाद प्रोडक्ट्स आपके साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो बचता है रेसिडुअल बॉडी यानी अवशेष। ठीक, तो वो जो रेसिडुअल बॉडीज हैं वो रेसिडुअल बॉडीज आपके टर्सरी लाइसोसोम के रूप में आपको दिखेंगे। ठीक, तो इसको हम रेसिडुअल बॉडीज कहते हैं। तो आफ्टर डाइजेशन the products are absorbed in the cytoplasm, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म the undigested remains are left in the undigested remains are left in the lysosome, ठीक, इट इज कॉल्ड रेसिडुअल बॉडी। इसी को हम क्या कहते हैं, टर्सरी लाइसोसोम कहते हैं और इसी को हम कहते हैं रेसिडुअल बॉडी। यानी डाइजेशन के बाद के जो भी अवशेष बचते हैं, जो भी रेसिड्यू बचता है, वो आपका यहाँ पे इसको अगर आप देखेंगे तो दिस इज योर टर्सरी लाइसोसोम। यही आपका टर्सरी लाइसोसोम है। तो देखिए लाइसोसोम अगर आप देखेंगे तो ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी वहीं से सबसे कनेक्ट होते हुए आता है और इस प्रकार से इसमें प्रोसेस बाय प्रोसेस चलती रहती है। सबसे पहले प्राइमरी लाइसोसोम है। प्राइमरी लाइसोसोम और फूड वैक्यूल यानी जो भी भोजन आता है लाइसोसोम के अंदर, वो दोनों मिलकर सेकेंडरी लाइसोसोम बना देते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम का टर्सरी लाइसोसोम होता है। सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या होता है, भोजन के साथ मिलते ही इनएक्टिव एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं और डाइजेशन की प्रक्रिया को पूरा करके साइटोप्लाज्म में वापस प्रोडक्ट्स को भेज देते हैं। जो रेसिड्यू बचता है वो टर्सरी लाइसोसोम होता है और फिर इसके बाद फोर्थ जो हमारा आता है उसको हम कहते हैं ऑटोफेजोसोम। ठीक है ना, ऑटोफेजोसोम। तो जो फोर्थ है हमारा, फोर्थ क्या रहता है, ऑटोफेजोसोम्स और ऑटोलाइसोसोम्स, या फिर इसको हम कहेंगे ऑटोलाइसोसोम। तो ऑटोफेजोसोम और ऑटोलाइसोसोम्स ये जो है हमारा, ये ऑटोफेजिक वैक्यूल्स हैं। ये क्या है, इनको हम ऑटोफेजिक वैक्यूल्स भी कहते हैं, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम फॉर्म्ड होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम के यूनियन के द्वारा और उनको हम कहते हैं ऑटोफेजोसोम। कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ऑटोफेजी। इस फिनोमेना को हम लोग ऑटोफेजी के नाम से जानते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ऑटोफेजी। इस फिनोमेना को हम ऑटोफेजी के नाम से जानते हैं। और ऑटोफेजोसोम आपका भुखमरी के दौरान यानी स्टार्वेशन के दौरान काफी हेल्प करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइसोसोम्स। ये सब कुछ लाइसोसोम्स के बारे में हमने आज पढ़ा। ठीक है ना, कितने प्रकार के लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक, किस तरीके से लाइसोसोम आपके गोल्जी बॉडी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डेवलप होते और रेसिडुअल बॉडी में कन्वर्ट होके ऑटोफेजोसोम तक पहुंचते हैं। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फंक्शंस हम यहाँ आपके लिख दे रहे हैं टॉप पे। बहुत ज़्यादा फंक्शंस नहीं है, 2-3 फंक्शन है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है। और दूसरा ये इंटरसेलुलर डाइजेशन भी करता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है और इंटरसेलुलर
डाइजेशन करता है। ठीक, इसके अलावा बॉडी डिफेंस में लाइसोसोम का बहुत बड़ा रोल है, जिसको हम हीट्रोफेजी कहते हैं, दैट इज नोन एज हीट्रोफेजी। ठीक, थर्ड है आपका रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस, जितनी भी रुकावटें हैं सेल में उसको रिमूव करने का पूरा जिम्मेदारी आपका लाइसोसोम लेता है। इसके अलावा ये सेल डिवीजन में भी काफी हेल्प करता है, सेल डिवीजन में भी इसका काफी बड़ा रोल है। ठीक, ऑटोलिसिस में भी इसका बड़ा रोल है, ऑटोलिसिस। ठीक, और सिक्स्थ है ऑटोफेजी। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम्स की ये फंक्शंस हैं। ठीक, तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं।
तो कुछ बच्चों ने पूछा है कि सर फंक्शन फिर से एक बार एक्सप्लेन करिए। देखिए इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड इंटरसेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है विद इन द सेल, यानी सेल के अंदर जो भी डाइजेस्टिव प्रोसेस हो रही है, डाइजेस्टिव प्रक्रिया हो रही है, वो लाइसोसोम कर रहा है, क्योंकि इसके पास है एंजाइम। और आपको पता है एंजाइम्स जो होते हैं, जब बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग तो आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम्स आर द बेसिक प्रोटीनेशियस इन नेचर। बेसिक प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं और वो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कैटलिस्ट होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं एंजाइम्स। ठीक है, तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, यानी एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट चाहिए होगा। एंजाइम किसी सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा, जैसे यहाँ पे बात आई डाइजेशन, तो एंजाइम क्या करेगा, किसी भी सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा। यानी एक एंजाइम है जिसका नाम है प्रोटीएज, इस एंजाइम का नाम है प्रोटीएज। इसको कौन सा सबस्ट्रेट चाहिए, इसको चाहिए प्रोटीन। ठीक, अगर एंजाइम है लाइपेज तो इसको कौन सा सबस्ट्रेट चाहिए, लिपिड चाहिए। ठीक, तो जब ये एंजाइम इस पे एक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक, और उसके बाद ये आपका बना देगा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट से अलग हो जाएगा, सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। तो जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन को हमें डाइजेस्ट कराना है तो हमारे पास एक एंजाइम होगा जिसका नाम होगा प्रोटीएज। अगर लिपिड को डाइजेस्ट कराना है जो सेल के अंदर तो उसका नाम होगा लाइपेज। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन से हमारा मतलब ये है कि जो सेल के अंदर डाइजेशन की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो काम करता है आपका लाइसोसोम। इंटरसेलुलर डाइजेशन का मतलब है कि सेल टू सेल जो डाइजेशन हो रहा है। फिर बात आती है बॉडी डिफेंस की, यानी हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम है, उसमें भी हमारा ये रोल प्ले करता है हिट्रोफेजी के माध्यम से। किस माध्यम से, हिट्रोफेजी। तो हिट्रोफेजी क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम हमने आपको बताया था, हिट्रोफेजोसोम कहते हैं। इसके अलावा जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं उनका भी रिमूवल करता है। और चौथा है आपका ये सेल डिवीजन में हेल्पफुल रहता है। और ये स्कैवेंजर्स ऑफ सेल बोलते हैं, ऑटोलिसिस की प्रक्रिया करता है तो इसको स्कैवेंजर ऑफ सेल भी कहते हैं, यानी सेल डिस्ट्रक्शन भी इसमें शामिल रहता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स के बारे में हमने आज पढ़ा। अब हम आगे बढ़ेंगे और राइबोसोम्स पढ़ेंगे। तो अब नया हमारा टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में ये कहा जाता है कि क्लॉड नाम का एक साइंटिस्ट था, इसी ने पहली बार राइबोसोम को देखा था। फर्स्ट ऑब्जर्व राइबोसोम्स, फर्स्ट ऑब्जर्व राइबोसोम्स, क्लॉड ने पहली बार राइबोसोम्स को देखा था। ठीक, और इसके लिए माइक्रोसोम्स टर्म यूज किया था एंड यूज द टर्म माइक्रोसोम्स। ठीक, एंड यूज द टर्म माइक्रोसोम्स। तो माइक्रोसोम्स टर्म यूज किया था। ठीक है ना, क्लॉड नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने राइबोसोम को ऑब्जर्व किया और इसके लिए माइक्रोसोम टर्म यूज किया था। ठीक, तो राइबोसोम की अगर हम बात करें, इनको बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम्स को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। क्यों बोलते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का निर्माण यहाँ पे होता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, अब बात ये आती है कि किसने इसको डिस्कवर्ड किया। अगर डिस्कवरी की बात की जाए तो डिस्कवर्ड बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन। रॉबिन्सन और ब्राउन नाम के दो साइंटिस्टों ने राइबोसोम्स की डिस्कवरी करी, राइबोसोम्स की खोज की और ये बताया कि ये प्रोटीन निर्माण के लिए साइट है, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। ये प्रोटीन फैक्ट्रीज बोले जाते हैं। ठीक, अब बात आती है कि प्लांट सेल में तो रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने किया। अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो प्लांट सेल में रॉबिन्सन और
ब्राउन ने किया। और अगर हम बात करें पैलेट की, तो पैलेट ने राइबोसोम को एनिमल सेल में डिस्कवर किया। तो दोनों लोगों ने राइबोसोम को डिस्कवर किया, बशर्ते कंडीशन ये थी कि दोनों लोगों ने अलग अलग सेल में इस राइबोसोम नाम के सेल ऑर्गेनेल को डिस्कवर किया। तो रॉबिन्सन ब्राउन ने प्लांट सेल में किया और पैलेट ने एनिमल सेल में किया। ठीक, अब बात ये आती है कि इनकी अगर सिंपल डेफिनेशन बोली जाए तो किसने इनको राइबोसोम नाम दिया? तो पैलेट नाम का जो साइंटिस्ट था जिसने एनिमल सेल में राइबोसोम को डिस्कवर किया था, उसी ने आपको राइबोसोम टर्म दिया। इस दुनिया को राइबोसोम टर्म कॉइन करने वाला व्यक्ति था पैलेट। ठीक, तो पैलेट ने इसको राइबोसोम नाम दिया और इसीलिए इसको हम पैलेट पार्टिकल भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज पैलेट्स पार्टिकल्स। इसीलिए हम इसको पैलेट्स पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो राइबोसोम्स को हम पैलेट्स पार्टिकल भी कहते हैं। राइबोसोम्स को हम सब माइक्रोस्कोपिक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये भी हम कहते हैं। ठीक, इसको हम इंजन ऑफ द सेल भी कहते हैं और इंजन ऑफ द सेल भी कहते हैं और इंजन ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कितने प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। ठीक, तो देखिए दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं। एक होता है साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम और दूसरा होता है ऑर्गेनीलर राइबोसोम। ठीक, तो प्रोकैरियोट्स में अगर आप देखेंगे, इन प्रोकैरियोट्स आप देखेंगे कि जो 70S राइबोसोम है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में लाई करते हैं। 70S राइबोसोम फ्रीली लाई इन द साइटोप्लाज्म, फ्रीली साइटोप्लाज्म में लाई करते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं आपका साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स यूकैरियोट्स में, तो अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो बच्चों यूकैरियोट्स में आपके 80S राइबोसोम होते हैं और ये 80S राइबोसोम्स आपके RER से अटैच होते हैं। किससे अटैच होते हैं? RER से। दे आर अटैच्ड टू ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से अटैच होते हैं। ठीक, और उसी के साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी अटैच होते हैं, ठीक। फिर हमारा आता है ऑर्गेनील राइबोसोम। ऑर्गेनीलर राइबोसोम वो राइबोसोम होते हैं जो किसी ऑर्गेनील के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम, जैसे कि प्लास्टिड में मौजूद होना, ठीक। तो इस तरीके के जो राइबोसोम्स हैं उनको हम ऑर्गेनीलर राइबोसोम कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो राइबोसोम होते हैं, तो these types of ribosomes are found in mitochondria, plastids and nucleus, प्लास्टिड्स और न्यूक्लियस, ठीक। तो इस प्रकार के राइबोसोम्स जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनीलर राइबोसोम, ऑर्गेनील के अंदर पाए जाने वाले राइबोसोम। और कुछ राइबोसोम होते हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जिसमें प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम पाए जाते हैं।
इनको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। तो राइबोसोम को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था पैलेट, यानी पैलेट ने इसको राइबोसोम टर्म को कॉइन किया। वैसे रॉबिन्सन ब्राउन ने प्लांट सेल में दिया और पैलेट ने एनिमल सेल में दिया, जिसको सब माइक्रोस्कोपिक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी बोला और पैलेट्स पार्टिकल के नाम से भी हम इनको जानते हैं। इनको इंजन ऑफ द सेल भी कहते हैं, इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं और राइबोसोम्स को हम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। तो ये एक हमारा इंट्रोडक्शन था राइबोसोम्स को, जिसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
तो कंप्लीट हो गया आप लोगों का राइबोसोम का। ओके तो थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं राइबोसोम के बारे में। अब देखिए आपने यहाँ पे देखा कि 70S बोल रहे हैं हम प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में बोल रहे हैं हम 80S। अब थोड़ा सा हम ये जो S वाला टर्म है इस पे फोकस करेंगे। ठीक, तो देखिए जो साइज होता है राइबोसोम का, अगर हम बात करें साइज ऑफ द राइबोसोम, तो जो राइबोसोम का साइज है वो डिपेंड करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट पे, डिपेंड्स ऑन सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, डिपेंड करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट पे। ठीक, और इसको हम मेजर कर सकते हैं, इट इज मेजर्ड इन स्वेडबर्ग यूनिट्स। ये आपका स्वेडबर्ग यूनिट्स में मेजर होता है, जिसको हम S से डिनोट करते हैं। ठीक, इसको हम S से डिनोट करते हैं। तो अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम की, कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स की बात आती है, तो राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं क्लेफ्ट, ये क्लेफ्ट बन रहा है। ठीक, और इसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म कहते हैं इसको। दिस इज क्लेफ्ट, ये क्लेफ्ट बनना है, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम क्लेफ्ट कहते हैं। ठीक, और ये जो है आपका 70S यूनिट का है, जिसमें ये आपकी 30S सब यूनिट है ये, दिस इज 30S सब यूनिट। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे ये आपका 50S सब यूनिट है, 50S सब यूनिट है। ठीक, तो ये दो सब यूनिट हमने बनाई है, एक 30S सब यूनिट है, एक 50S सब यूनिट है। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ये 70S राइबोसोम है ये दो पार्ट में टूटता है, 30S और 50S। ठीक, उसी के दोनों पार्ट बनाए हैं। अगर हम 80S की बात करें तो ये आपका टूटता है 60S और 40S। तो अभी जो है ये हमारा 70S राइबोसोम को हमने ब्रेक किया है दो पार्ट में, दोनों पार्ट का अलग अलग डायग्राम बनाया है। दिस इज योर 30S सब यूनिट एंड दिस इज योर 50S सब यूनिट। तो ये 30S सब यूनिट है और ये आपका 50S सब यूनिट है। ठीक, तो यहाँ पे इसको हम वैली बोलते हैं, दिस इज योर वैली। इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस, जैसे बड निकल आती है उसी तरीके से ये हिस्सा भी है सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस, और इसको हम कहते हैं स्टॉल्क, दिस इज नोन एज स्टॉल्क। ठीक, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे राइबोसोम जो है आपका अनइक्वल सब यूनिट्स कंसिस्ट करता है। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ अनइक्वल सब यूनिट्स, अनइक्वल सब यूनिट्स को कंसिस्ट करता है। ठीक, जो पहला वाला है यानी लार्जर वाला आप देखेंगे तो लार्जर वाला जो है आपका सब यूनिट जो है, लार्जर सब यूनिट ये वाला है, ये आपका लार्जर सब यूनिट है। ठीक, इसको हम लार्जर सब यूनिट बोलेंगे। ठीक, और दिस इज योर स्मॉलर सब यूनिट, ये आपका स्मॉलर सब यूनिट है। तो जो लार्जर सब यूनिट है इसमें हम देखते हैं कि इस तरीके से एक सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस निकला होता है, स्टॉल्क होता है और वैली होता है। ठीक,
वहीं पे स्मॉलर सब यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म होता है, क्लेफ्ट होता है, और इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है इसको हम हेड कहते हैं, और ये जो पार्ट होता है इसको हम बेस पार्ट कहते हैं। दिस इज अवर बेस पार्ट। ठीक, तो दोनों जो सब यूनिट्स है वो हमने आपके सामने बना दिए हैं। ठीक, अब बात आती है कि राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है। तो फंक्शंस मैं आपको बता ही चुका हूं कि राइबोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन निर्माण के काम आते हैं। ठीक, अब एक छोटी सी चीज इसमें रह रही है, वो भी मैं बता देता हूं कि जैसे 70S राइबोसोम है जो अभी हम देख रहे हैं, 70S राइबोसोम्स की हम बात कर रहे हैं। 70S राइबोसोम की अगर हम बात करें तो ये किससे बना होता है, यहाँ पे जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो लगभग 65% होता है। ठीक, प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन यहाँ पे 35% से 40% होता है। ठीक, 30S सब यूनिट की अगर हम बात करें, 30S सब यूनिट की हम बात करें तो 30S सब यूनिट जो होता है, ठीक, 30S सब यूनिट आपका बना होता है 16S आरएनए से, 16S आरएनए, और लगभग यहाँ पे 21 प्रोटीन्स होते हैं। कितने प्रोटीन होते हैं? 21 प्रोटीन्स। ठीक, 50S सब यूनिट की अगर हम बात करें, 50S सब यूनिट की हम बात करें अगर, तो 50S सब यूनिट्स आपका 23S 5S आरएनए से बना होता है, आरएनए से बना होता है, और लगभग 34 प्रोटीन से बना होता है। 34 प्रोटीन्स इसमें होते हैं। तो ये तो था 70S राइबोसोम का कंपोजिशन। ठीक, 70S राइबोसोम के बारे में हमने आपको बताया। ठीक, ठीक, 70S राइबोसोम के बारे में बताया। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं 80S राइबोसोम की, 80S राइबोसोम की, ठीक, तो आरएनए जो है यहाँ पे 40% के आसपास होता है। राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, 40% होता है। ठीक, प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन यहाँ पे 56 से 60% होता है, यानी 56% से 60% के आसपास होता है। ठीक, 40S यहाँ पे जो आपका सब यूनिट है, दो सब यूनिट है, एक है 40S सब यूनिट और दूसरा है आपका 60S सब यूनिट। तो अगर हम 40S सब यूनिट की बात करें तो 40S सब यूनिट जो है हमारा 18S आरएनए और 33 प्रोटीन से बनता है। 18S आरएनए और 33 प्रोटीन यहाँ पे शामिल होते हैं। 33 प्रोटीन्स आर देयर इन 40S सब यूनिट। और अगर हम बात करें 60S सब यूनिट की तो 60S सब यूनिट में यहाँ पे 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। पहला जो है आपका यहाँ पे 28S होता है, दूसरा यहाँ पे 5.8S होता है। 28S आरएनए होता है। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे एक 5S आरएनए होता है। तो 3 प्रकार के यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं 60S सब यूनिट में। और इसके अलावा इसमें 40 प्रोटीन भी होते हैं एंड 40 प्रोटीन्स। तो ये पूरा बाइफर्केशन था। 80S राइबोसोम को हमने तोड़ के देखा। 80S राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जहां पे 40S और 60S सब यूनिट्स होती हैं। 40S आपका 18S आरएनए और 33 प्रोटीन से बनता है। वहीं पे 60S सब यूनिट जो है ये 28S, 5.8S और 5S आरएनए से के साथ साथ 40 प्रोटीन से बनती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द राइबोसोम्स। राइबोसोम का एक ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है। ठीक, और यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो कल हम लोग न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स पे चर्चा करेंगे। ठीक, आज के लिए आपकी क्लास ओवर होती है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।